Good evening, students. Today we are going to discuss about the important documents of company, that is memorandum of association. This topic is concerned with become part second under Companies Act 2013. It is basic and important documents of company. So now we are discussing the detailed about the meaning of memorandum of association, its nature, its important, and what are the content includes in the MOA. So first we are discussing about the definition of memorandum. Memorandum is a basic documents which provides the details about the company, that is limitation, scope, power and responsibility and functional or operational areas of company. As you are well aware that we have already discussed about the three basic legal documents which is issued by any company for the registration to the registrar of company, that is one memorandum of association, second one article of association, and third one is prospectus. In memorandum of association, the MO is constitutions of any company. It defines the limitation and scope of company. It is a public document. It is also called a charter of company, and every person who deals with the company is presumed to have a sufficient knowledge of its content and provisions. यानी जब किसी कंपनी के तृतीय पक्षकार के द्वारा या बाह्य पक्षकार वित्तीय संस्थान जैसे या कोई शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारी हैं, उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स इशू किया जाता है या उनके द्वारा देख लिया जाता है, तो ये परज्यूम कर लिया जाता है कि तृतीय पक्षकार या बाह्य पक्षकार ने पार्षद सीमा नियम में जो उल्लेखित शर्तें या उद्देश्य या स्कोप है उनका गहन अध्ययन कर लिया है. Now we are discussing about definition. The definition is given under 2 subsection 56 of the Companies Act 2013. Memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed, as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. पार्षद सीमा नियम कंपनी का वह एक प्रलेख है जो पूर्ववर्ती या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है या जिसमें समय समय पर अल्ट्रेशन या परिवर्तन किए गए हैं. तो MO इज ए फंडामेंटल डॉक or charter of company which describe information regarding name, registered office of itself, liabilities of its members, share capitals of company. It also describe power and limitation of the company beyond which the company cannot function. यानी यह पार्षद सीमा नियम या सीमा नियम कंपनी के अधिकार एवं उसकी सीमाओं का या बाउंड्री वाल का निर्धारण करता है, जिसके बियॉन्ड जाकर कोई भी कंपनी अपना कार्य नहीं कर सकती. यानी यदि कंपनी बियॉन्ड लिमिटेशन, बियॉन्ड पावर्स के अगेंस्ट जाती है
तो उस स्थिति में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स को व्यक्तिगत रूप से लायबल ठहराया जा सकता है. So we are also say that memorandum of association is one of the basic documents of the company. It is legal documents and prepared at the time of formation of और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. यानी यह डॉक्यूमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट है, आधारभूत डॉक्यूमेंट्स है. यह डॉक्यूमेंट्स वह डॉक्यूमेंट्स होता है जो इनिशियली प्रमोटर्स के द्वारा रजिस्ट्रार या आरओसी को उपलब्ध कराया जाना मैंडेटरी है या अनिवार्य है. इट इज़ नाउन एज चार्टर ऑफ कंपनी. यदि हम कह सकते हैं यानी कि जो सीमा नियम है, कंपनी का एक पार्षद नियम है, कंपनी का एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कंपनी की समस्त डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराते हैं. इट्स सेट्स आउट द लिमिट आउटसाइड बाउंड्री वॉल विच कंपनी कैन नॉट गो. यानी सीमाओं का निर्धारण पार्षद सीमा नियम में कर दिया जाता है. उनके बियॉन्ड कभी भी कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकती. इसे संविधान कह सकते हैं. इट इज़ फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड. यानी कि जो आधारभूत जो इनकी शर्तें हैं या बातें हैं जिसके आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन बातों का भी ध्यान रखा जाता है. इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद द आरओसी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट इज़ फैक्ट द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज बेस्ड. यानी कि इसमें कंपनी किन आधारों पर निर्माण कर रही है, निर्माण किया गया है, उन आधारों के लिए एक नींव या एक बेस थर्ड पार्टी या आउटसाइड पक्षकार को उपलब्ध कराती है. इसके अलावा इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो बात हम कह रहे हैं वो है ये शेयर होल्डर्स या अंशधारियों के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है. इसके अलावा क्रेडिटर्स या देनदार जो हैं उनके लिए यदि कोई कंपनी बोरो करना चाहती है तो उस समय उनके जो मेमोरेंडम को पढ़कर उसकी कंडीशंस को जानकर अपनी बोरोइंग्स को सुनिश्चित कर सकते हैं. नेक्स्ट, एमओ इज accessible to the public and describe the company name and physical address and objective of company. यानी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है जो समस्त पब्लिक के लिए फिजिकल उपलब्ध होता है, जिसमें कंपनी का नाम, उसका वास्तविक एड्रेस और उसके उद्देश्य क्या हैं वो सारे के सारे कंटेंट होते हैं. इट कंटेन्स पावर, स्कोप, फंडामेंटल कंडीशंस फॉर गाइड लिंक्ड एंड बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, outsiders and other outsiders who deal with the company from time to time. It contains the relation between company and outsiders. We can say the memorandum is basic or fundamental documents of company. It is public documents. On behalf of these documents, outsider or third party can enter into the agreement which is related to about borrowing to company, purchasing of shares, or entering any contract with the company from time to time. Now we are discussing about the importance of MOA. Number one, it is basic for the company. It is documents which provide the details of company, that is scope, area, limitations, shareholders, share capital, registered office where it is situated, and etc. about the company. Second one, it is determines company's scope or objective. It is guide to the company. It is protect investors. It also protect creditors to facilitate information to the other parties. यानी कि समय समय पर
पार्षद सीमा नियम में निहित जो कंटेंट हैं उनको स्टडी करने के बाद में क्रेडिटर्स या अन्य तृतीय पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले विधिवत रूप से इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद यह मान लिया जाता है कि उसने या परज्यूम कर लिया जाता है इसमें जो कंपनी के सीमा नियम में जो कंटेंट है उनको पढ़ लिया है और वो अब मेंटली रूप से फिजिकल रूप से वो अब कंपनी से अनुबंध करने को तैयार है. नाउ वी आर discussing about the important part of memorandum of association, that is the content of MOA. We can describe the 6 content which is included, mandatory included in the MOA while considering or preparing of memorandum of association by a company. Number 1, name clause. नेम क्लॉज या हम जिसे नाम वाक्य भी कह सकते हैं या नाम खंड भी कह सकते हैं. इसमें इस खंड में कंपनी का नाम लिखा हो जाता है. सीमा नियमों में कंपनी का नाम वहीं लिखा जाना चाहिए जो आरओसी के द्वारा कंपनी को इशूड किया गया है या विच इज़ रिजर्व फॉर कंपनी बाय द आरओसी, यानी उसे अपने समस्त दस्तावेज़ों में कंपनी का नाम वह उल्लेखित किया जाना चाहिए जो रजिस्टर ऑफ कंपनी के द्वारा जारी किया गया है. इसके अलावा प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अपने सीमा नियम में अपने नाम के साथ लिमिटेड, फॉर एग्जांपल XY पब्लिक लिमिटेड लिखा जाना चाहिए. और यदि कंपनी विच इज़ कंसर्न्ड विद द प्राइवेट देन वी कैन राइट एडजॉइन द नेम ऑफ कंपनी दैट इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. इफ द कंपनी इज फॉर्म फॉर चैरिटेबल देन it is not mandatory to mention the private or public limited adjoin या adding with the charitable company. यदि आपकी धर्मार्थ पर्पस से या कोई विशिष्ट उद्देश्य से कंपनी का निर्माण किया गया है तो उस स्थिति में उस कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट या लिमिटेड शब्द लिखना ज़रूरी नहीं है अंडर सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. About the obtaining name approval from ROC, we have already discussed that the company's promoter made an application to the ROC in INC form 1 to the Government of India or ROC. After availability, check its availability, and then the ROC issued and reserved the name of company for particular or undergoing formation stage company. यानी कि कंपनी, पहले भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि जब कंपनी के प्रोमोटर्स के द्वारा INC 1 में केंद्र सरकार या ROC के यहाँ अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी चेक की जाती है या ROC के यहाँ जो रजिस्टर कंपनी को रजिस्टर रखा हुआ है उसमें उसकी अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद यदि वह नाम अवेलेबल है तो उस नाम को आरक्षित कर दिया जाता है उस प्रस्तावित कंपनी के फेवर में. और ये अवेलेबल नाम 60 डेज़ के लिए, यानी कि issue of the name reservation letter, it is effective within 60 days. 60 डेज़ में प्रोमोटर्स को कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर करना अति ज़रूरी हो जाता है. There are many salient features for determining of the company name. It is very important facts about the finding
the name of company. Number, we have keep in mind some major issues, major points before determining of name. Number one, that is not identical or resemble, यानी कि कंपनी का नाम आप जो प्रपोज कर रहे हैं वो समतुल्य या दूसरे किसी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए. सेकंड वन, कंपनी का नाम ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए जिसका उपयोग करना देश के किसी कानून के अधीन अपराध करने के समान होता हो. MCA ने जो गाइडलाइंस दी गई है, यानी कि किसी कंट्रीज़ के या किसी देश के कानून के ख़िलाफ़ कोई ऐसा नाम प्रपोज जो आप दे रहे हैं वो है, तो इस तरीके का नाम नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जो प्रतीक एवं नाम रोकथाम एवं अनुचित प्रयोग अधिनियम, एम्बेल्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अधीन जो प्रोविजंस किए गए हैं उनमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. उन प्रतिबंधों को कंपनी के नाम के चयन के समय अति अवश्य ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट, कंपनी का नाम पंजीकृत ट्रेडमार्क में सम्मिलित है तो उसके स्वामी से उसकी प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है. यदि उस नाम में कोई ऐसा शब्द है या ऐसे शब्द जो जनता के किसी वर्ग के लिए अपमानजनक या आपत्तिजनक है, ऑब्जेक्शनेबल हैं, उन नामों को शामिल नहीं करना चाहिए. इसके अलावा कुछ अनडिजायरेबल नेम्स हैं केंद्र सरकार की राय में जिन्हें अवांछनीय मान लिया गया है. अंडर सेक्शन 42(2) में उन नामों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि ये अवांछनीय नाम है और उन नाम का यूज़ कंपनी अपने नाम से नहीं कर सकती है. सो नेम क्लॉज इज ए प्राइमरी स्टेज in content of any company. Second one, we are discussing registered office clause or situation clause. Means यानी कि सीमा नियम में कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्थान पर निहित है, किस स्टेट में निहित है, ताकि जो ROC को उसके जुरिडिक्शंस या उसके अधिकार क्षेत्र का पता रहे कि कंपनी मेरे अधीन है या किसी दूसरे स्टेट के अधीन है. यानी कि नेम जो आपका स्थान क्लॉज है, ये जिसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या पंजीकृत कार्यालय स्थान क्लॉज में शामिल कर रहे हैं. एक्चुअली स्थान या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में एक तरीके से कंपनी को अपने पत्र व्यवहार या कॉरस्पॉन्डेंस करते समय अपने समस्त प्रलेखों में या कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में एक पर्टिकुलर प्लेस पर कंपनी के स्थान और उसके पते को दर्शाया जाता है, जिसके आधार पर थर्ड पार्टीज के द्वारा कोई भी पत्र व्यवहार उस रजिस्टर्ड स्थान या रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान के आधार पर सुनिश्चित किए जाते हैं तथा उस रजिस्टर्ड स्थान के आधार पर पत्र व्यवहार को डिलीवर मान लिया जाता है. कंपनी के नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रकाशन किस तरीके से करना है? पब्लिकेशन. प्रत्येक कंपनी को अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते को प्रत्येक कार्यालय अथवा बिजनेस प्लेस के स्थान के बाहर विशिष्ट स्थिति में क्लैरिफाई लैंग्वेज में पेंट कराना होगा या लिखना होगा या कोई इस तरीके से बोर्ड लगाना होगा. सेकंड, कंपनी अपने नाम को सुस्पष्ट शब्दों में अपनी सील यदि कोई है तो उस पर इंग्रेव्ड करवाएगी या खुदवाएगी.
इसके बाद थर्ड वन, कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते, अपने निगमीय पहचान क्रमांक जिसे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN नंबर भी कहते हैं, इसके अलावा टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट के पते यदि हों तो उनको भी सभी बिजनेस लेटर्स, इनवॉइसेस और बिलों में यथा स्थान या शीर्षक पत्र या कागज़ों में सभी जगह उन सभी सूचनाओं का प्रकाशन एवं छपवाना अति आवश्यक हो जाता है। थर्ड वन इज कंसर्न द लायबिलिटी क्लॉज, या हमें कह सकते हैं कि सदस्यों के दायित्व क्या होंगे। कंपनी के सीमा नियम का जो यह खंड है, इसमें कंपनी के सदस्य, उनके दायित्व और उनके जो सब्सक्राइब शेयर्स हैं या उनके द्वारा जो अदत्त राशि है या जो चुका अदत्त राशि है उसका उल्लेख कर दिया जाता है। यानी उनके द्वारा धारित अंशों पर देय अदत्त राशि से अधिक के भुगतान के लिए नहीं कहा जा सकता है। यानी एक तरीके से यदि फॉर एग्जांपल यदि किसी कम धारक या किसी शेयर होल्डर्स के पास 100 रुपये 100 रुपीज़ पर शेयर के अंश हैं, उसके एक अंश से सपोज करें यदि कंपनी ने इससे पूर्व में अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल से पहले तक यदि उसमें 80 रुपये मांग लिए गए हैं तो उस समय उस व्यक्ति का दायित्व जो रिमेनिंग रह जाता है वो उस व्यक्ति की 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से लायबिलिटी होगी, जिसकी डिमांड कंपनी भविष्य में या कंपनी के वाइंड अप के समय कंपनी के द्वारा कर ली जाती है। तो लायबिलिटी क्लॉज इज कंसर्न विद द लायबिलिटीज ऑफ एनी शेयर होल्डर्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शेयर। In the fourth one, that is concerned with the capital clause, या कह सकते हैं कंपनी की पूंजी या पूंजी खंड, कैपिटल क्लॉज। सीमा नियम के इस कंटेंट या खंड में कंपनी की अंश पूंजी की अमाउंट या राशि का उल्लेख होता है। एज यू आर वेल अवेयर दैट द कंपनी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड ए शेयर, यानी कि इस खंड में पूंजी की एक निश्चित राशि के कितने अंश होंगे उस बात का डिटरमाइन कर लिया जाता है। यानी पूंजी वाक्य में कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल जिसे हम अधिकृत पूंजी कहते हैं वो पूंजी किस राशि तक सीमित होगी या निश्चित होगी तथा कितने अंशों में डिवाइड होगी, इस बात का उल्लेख कंपनी के पूंजी वाक्य या कैपिटल क्लॉज में कर दिया जाता है। नंबर 5 दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ एनी कंपनी, यानी कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है उस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए और उन उद्देश्यों के आधार पर ही कंपनी के सदस्य या प्रमोटर्स के अधिकार एवं दायित्व कंपनी की ऑपरेशनल या कंपनी के व्यवसाय गतिविधियों के दौरान सुनिश्चित कर दिए जाते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या कंपनी के सदस्य हैं उनके क्या अधिकार होंगे, उनका कार्यक्षेत्र कंपनी का क्या होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की जाती है उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, उनकी बाउंड्रीज वाल क्या होंगी, उनका उल्लेख ऑब्जेक्ट क्लॉज या उद्देश्य वाक्य में सुनिश्चित कर लिया जाता है। कंपनी के उद्देश्य या वाक्य को तैयार करते समय उद्देश्यों को चेक किया जाना चाहिए। उद्देश्य अवैधानिक एवं इलीगल नहीं होने चाहिए, नॉट इलीगल,
उद्देश्य जो कंपनी निर्धारित कर रही है, डिटरमाइन कर रही है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। इसके अलावा देश के सामान्य राजनियम हैं, जो लॉज हैं, उनके अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट इज़ टू बी क्लेरिफाइड, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। कंपनी के प्रति उद्देश्य खंड में कंपनी के अधिकार नहीं लिखने चाहिए। कंपनी के उद्देश्य कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनके अनुरूप होनी चाहिए और वायबिलिटी या सिग्निफिकेंसी उन उद्देश्यों में होनी चाहिए। इसके अलावा उद्देश्य खंड में कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव होने चाहिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही रूप में आप लिख सकते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स एक तरीके से जो क्लॉज है वो कंपनी के एक डिटेल्ड एक पिक्चर्स या एक डिटेल्स इमेज सुनिश्चित करता है, यानी कि कंपनी के उद्देश्यों, किन उद्देश्यों को निर्धारण किया गया है, उन उद्देश्यों को पाने के लिए उनका एरियाज़ क्या होगा, निर्धारण एरिया क्या होगा। ये एक तरीके से निवेशकों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं कि भाई उनकी जो प्लानिंग्स हैं, निवेश कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से विज़न लेकर कंपनी चल रही है, तो उस विज़न को ध्यान में रखते हुए निवेशक अपने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट या मिनिमम जो प्रत्याय है उसके रिजल्ट में अपना निवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्लॉज को अध्ययन करने के बाद जो ऋणदाता है वो ऋणदाताओं को डिटेल्स एक तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, जिसके आधार पर वो कंपनी को बोरो करने या नहीं करने का निर्णय लेता है। इसके अलावा आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक लगती है। इसके अलावा संचालकों पर नियंत्रण किया जा सकता है यदि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, एक मेजॉरिटी के रूप में यदि आप कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस कंडीशंस पे लोन देता है कंपनी को कि भाई मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के संचालक पर अपना अधिकार रखूँगा या मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेकिंग डिसीजन, तो उस स्थिति में कंडीशनल मानते हुए वो बोरो कर सकता है। और इस तरीके से इनके प्रोविजंस पारदर्शी सीमा नियम में होना ज़रूरी है। एंड लास्ट sixth one is concerned, that is nomination clause. It is exclusive for OPC company, यानी जनरल वे में बात करें, ये जो नॉमिनेशन क्लॉज है या नामांकित व्यक्ति क्लॉज है, उसका क्लॉज लागू होता है केवल न केवल 1 पर्सन कंपनी पर। क्योंकि OPC या 1 पर्सन कंपनी का निर्माण एकल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उसे एक डिक्लेरेशन और उसी के यहाँ देना पड़ता है कि उसका नॉमिनेशन या उत्तराधिकारी कौन होगा, और इसके लिए उस पर्सन या नॉमिनी पर्सन, प्रपोज नॉमिनी पर्सन की कंसेंट उस व्यक्ति के द्वारा ली जाती है जो एकल व्यक्ति कंपनी के निर्माण में इंटरेस्टेड है। सो स्टूडेंट्स, we have discussed about the memorandum, its nature, important and content. In the next video we will discuss about the second important documents of company, that is article of association. So goodbye, take care, thanks to all.